हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। मैं हूं प्रिय रंजन। आज जो है 26 अप्रैल है, यानी आज बीपीएससी 70वीं मेंस का जो है वो जीएस 1 पेपर समाप्त हुआ है। जीएस 1 के अंदर जो है एक सेक्शन है डीआई, ठीक है। तो सेक्शन 3 में हम लोग को पूछा जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन, है ना। तो आज का जो डीआई का जो क्वेश्चंस है वो कैसा पूछा गया था, बहुत सारे बच्चों का बहुत तरह का जो है कंप्लेन है। तो डीआई जो है लेंदी था, काफी कैलकुलेटिव था, ठीक है। बट ऑप्शन थे वहाँ। इन सारी बातों पर हम लोग आज जो है चर्चा करेंगे। दूसरा क्या था सर कि आज जो है वो डीआई जो है वो काफी जो है मतलब टाइम टेकन था। और जो आंसर सीट मिले थे, जो आंसर सीट, उसमें स्पेस कम था। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि अपना जो रफ स्पेस था उनका, उसके ऊपर जो है वो बनाकर चले आए। अब बनाकर आने के बाद यहाँ जो हम लोगों को टेंशन है कि सर अब उसके अंदर से हम लोग को मार्क्स मिलेगा या इवेल्युएशन में, मतलब इवेल्युएटर जो है वो मार्क्स देगा या नहीं देगा। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है आज। बट सबसे पहले क्या करेंगे कि आज का जो डीआई है पहले हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जो लोग बनाकर आए हैं डीआई को, अपना जो जो डीआई जो लोग अटेम्प्ट किए हैं तो जो है आंसर्स चेक कर लेंगे, उसका आंसर्स कि कितना सही है कितना गलत है। उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी बढ़िया से डीआई को अटेम्प्ट किए हैं उसका 10 में 10 क्वेश्चन सही हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए, है ना। तो सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन था वो ये था, है ना। ये क्वेश्चन अगर ऑनेस्टली पूछा जाए तो ये आज के एग्जाम में जो है अटेम्प्ट लेने वाला क्वेश्चन नहीं था। क्यों? क्योंकि इसका डेटा जो है ना वो एक ही टेबल के अंदर है और डेटा सीधा पुटअप किया हुआ है। इसके अंदर ना परसेंटेज है ना रेशियो, बस सीधा यहाँ से डेटा उठाना है और क्वेश्चन के अंदर पुटअप करना है और आपको आंसर देना। बट इसका क्वेश्चंस पे अगर हम लोग एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते तो काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो लेंदी टाइप का था, यानी काफी जो है मतलब कैलकुलेटिव, टाइम कंज्यूमिंग। एक एक क्वेश्चन को अभी मैंने खुद इसको सॉल्व करा है तो मैंने देखा है कि एक एक डीआई को सॉल्व, मतलब एक एक क्वेश्चन के अंदर जो है पूरे 7 ईयर्स का डेटा। 5 स्टेट है तो अब एक स्टेट के लिए 7 ईयर्स का डेटा, देन सेकंड स्टेट के लिए 7 ईयर्स का डेटा, सारा बार बार निकालना पड़ रहा है ना। तो सारा डेटा निकालने से बेटर था कि हम लोग इसके बाद जो ऑप्शन में था आइदर वन में हम लोग वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, वो ज्यादा बढ़िया। बट अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन देंगे इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस डीआई को अटेम्प्ट करके आए हैं, ठीक। तो जो लोग भी इस डीआई को अटेम्प्ट किए हैं वो अपना आंसर्स जो है वो यहाँ से मिला लेंगे, मैच कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है, थोड़ा सा एक डीआई हम लोग जो है डीआई का ओवरव्यू कर लेते हैं। डीआई क्या है कि वो 5 स्टेट का ये डेटा दिया गया, ठीक है। डेटा में क्या दिया गया है, टोटल 7 ईयर्स है, हर स्टेट में 7 ईयर्स में क्या हुआ है, अपेयर्ड, क्वालिफाइड, सेलेक्टेड, यानी अपेयर्ड हुए हैं, उसी के अंदर से क्वालिफाइड हुए हैं और देन सेलेक्टेड हुए हैं, ठीक है। तो ये जो सिलेक्शन वाला डेटा ये आपको कम दिखेगा, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन जो है कम लोगों का हुआ है और ये पूरे 5 स्टेट का डेटा है। इसके ऊपर से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है किस राज्य के लिए विभिन्न वर्षों में चयनित उम्मीदवारों का औसत अधिकतम है, यानी फॉर विच स्टेट द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड ओवर द इयर्स इज मैक्सिमम, है ना। यानी किस स्टेट में जो सिलेक्शंस हुए, ठीक है, वो जो है उसका एवरेज जो है वो मैक्सिमम है, ज्यादा एवरेज किसका। यानी हम लोग को 5 स्टेट्स है, पांचों स्टेट्स का जो है डेटा निकालना होगा, ठीक है। डेटा किसका किसका है, दिल्ली का है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का, सेलेक्टेड कैंडिडेट दिल्ली है। दिल्ली के बाद कौन सा स्टेट है वो देख लेते हैं। दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, देन यूपी है, यूपी के बाद पंजाब है, पंजाब के बाद हरियाणा है। तो जो सेलेक्टेड स्टेट्स हैं, सॉरी सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं, तो उसको जो है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो है वो सम करेंगे, ऐड करेंगे। और एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई 7 लगाएंगे। 7 क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 7 ईयर्स का डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो सम और देन 7 से डिवाइड करेंगे, उसके ऊपर से जिसका एवरेज ज्यादा होगा वो हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दिल्ली का है, कैलकुलेटर खोल लिया जाए। चलिए आते हैं हम लोग दिल्ली का डेटा के ऊपर, है ना। दिल्ली में जो है वो टोटल कैंडिडेट्स जो है वो 531 है ना। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स मैंने सॉल्व किया है तो उसका जो है रेफरेंस मैं यूज करूंगा, इसलिए कि ये सेशन का वीडियो नहीं है। अगर मैं कंप्लीट आपको सॉल्यूशन देता हूँ, इसको जो है पूरा कॉन्सेप्ट और समझाने जाऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, 2 ढाई घंटा का वीडियो हो जाएगा, क्योंकि समझाना भी है, लिखना भी है, डेटा भी बार बार स्लाइड में ऊपर नीचे करना होगा। तो मैंने जो सॉल्व किया है उसका मैं रेफरेंस लूंगा, आप लोग जो है आंसर्स मिला लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो इन पूरे डीआई का जो है मैं कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब समझाकर कॉन्सेप्ट वाइज भी जो है एक वीडियो बनाऊंगा, ओके। तो यहाँ पर जो है टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कितने हैं, 531 दिल्ली के अंदर, 7 लगा दिए यानी एवरेज है ना। हिमाचल प्रदेश में कितना करेंगे, हिमाचल प्रदेश में टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स 546 है। यूपी में कितने हैं, 518 है। पंजाब पंजाब के अंदर जो है वो 491 है। और हरियाणा में जो है 498 है। अब आप इसको जो है एवरेज निकालोगे, जब कैलकुलेट करोगे तो
531/7, यानी यहाँ आ रहा है 75.8। ठीक है, उसके बाद इसको डिवाइड करते हैं तो 78 है। इसका जो है वो अगर डिवाइड करते हैं 518/7 तो 7 7 जा 49 और देन 7 4 जा 48 28 कट रहा है पूरा। ये जो है 7 7 जा 49 0.1, 7 7 जा 71, 7 7 जा 49 और देन 8 है तो फिर ये 71.1। तो ये एवरेज निकल गया सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा एवरेज जो है किनका है? क्या पूछा क्वेश्चन में? चयनित उम्मीदवारों का औसत अधिकतम है, तो सबसे ज्यादा एवरेज किसका है? हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश जो है वो आंसर है। जिन लोगों ने भी ये आंसर करा इस जीआई के अंदर उनका सही है। इसका जो है पूरा पूरा 6 नंबर वो उनको मिलेगा। ठीक है, पूरा जो है डेटा जो है, चूंकि मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, चूंकि यहाँ सिर्फ सॉल्यूशन आंसर से मतलब है अभी हम लोगों को चेक करने के लिए, तो ये 78 है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर विच ईयर द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम हरियाणा ओवर द कैंडिडेट्स अपेयर्ड फ्रॉम हरियाणा इज हाईएस्ट, है ना? यानी इसमें डेटा सिर्फ हरियाणा से पूछा। हरियाणा में क्या पूछ रहा है? इस वर्ष के लिए हरियाणा से, है ना, अर्हता प्राप्त उम्मीदवार यानी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का हरियाणा से शामिल उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है। अब देखिए इस क्वेश्चन के, अगर इस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का एनालिसिस करें तो आपको हरियाणा का जो है निकालना है। हरियाणा में टोटल कितने ईयर्स का डेटा है? 7 ईयर्स का, यानी आपको 7 साल का डेटा निकालना होगा। उसके बाद देन आपको पता चलेगा आंसर क्या है। यानी मैंने पहले ही आपको बोला था ये क्वेश्चन जो है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग है ना, तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोला कि आप आइदर वन जो अथवा वाला में था उसमें हम लोग चल सकते थे। बट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक मैं निकाल कर दिखा देता हूँ, फिर डायरेक्ट वैल्यू को पुटअप कर लेंगे। ठीक है, तो किस वर्ष के लिए हरियाणा का डेटा हम लोग पे चलते हैं। हरियाणा का डेटा ये रहा। क्वालिफाइड स्टूडेंट्स कितना है? 700 है ना। अपेड कितना है? 700/60। पूछा क्या है कि क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो हैं वो अपेयर्ड स्टूडेंट्स के मुकाबले किस वर्ष में हरियाणा से अधिकतम है ना। तो ये कैंसल हो गया। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, 2 से 32 से 35। ठीक है, 32 से आप डिवाइड कीजिए 35 जीरो में, 1 टाइम में, फिर आप यहाँ जो है पॉइंट लगाओगे, यहाँ जीरो दोगे, इस तरीके से, है ना। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो इसको, तो 10.93%। इस तरीके से आपको हर ईयर का डेटा निकालना होगा। ये 1994 का है। अब आप 1995 का डेटा निकालोगे तो 1995 का डेटा क्या हो जाएगा? 650/7100 इन 100, है ना। अब आप 650 को 71 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना होगा सारे ईयर्स का डेटा। अब अगर बी नंबर क्वेश्चंस में हरियाणा का डेटा अगर हम लोग निकाल रहे हैं, परसेंटेज, सबसे पहले 1994 कितना आया था? 10.71%। ठीक है, 1995 में, अगर 1995 में निकालते हैं तो 9.15%। 1996 के अंदर से निकालते हैं डेटा, 1996 में डेटा है 350/50/100 है ना। तो 95 90 ये हो जाएगा आपका वैल्यू 6.73। फिर 1997 के अंदर से निकालेंगे, तो डेटा हम लोग देख लेते हैं। 97 में डेटा कितना दिया है? 540/6400 इंटू 100। 1998 के अंदर 13.3%। 1999 के अंदर, 1999 के अंदर कितना है? 650, 650 या 5500 ना। तो कैलकुलेट करेंगे 5 से 11 5। ठीक है, यह हो जाएगा कैलकुलेट करने पे 11,000 में क्या क्या है?
620, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 620/60 ये हो जाएगा 10.3। अब क्वेश्चन के ऊपर, अब ये डेटा आपको जो है सारे ईयर्स का निकालना था, ठीक है, हरियाणा का। अब क्या बोलता है, फॉर विच ईयर द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम हरियाणा ओवर द कैंडिडेट्स अपेयर्ड फ्रॉम हरियाणा इज हाईएस्ट, है ना। तो कौन सा प्रतिशत अधिकतम है, तो आप इसके ऊपर से जो है कंपैरिजन कर सकते हो। यहाँ सबसे ज्यादा कौन सा है, 1998, और कितना है, 13.3% है ना, 13.33%, यानी ये हम लोगों का आंसर है ना। क्वेश्चंस टफ नहीं है, क्वेश्चंस जो क्या है टाइम कंज्यूमिंग। और टाइम कंज्यूमिंग डीआई के अंदर क्या होता है कि हम लोग को एक एक क्वेश्चन में जो है ना सारा डेटा निकालना पड़ रहा है। अब अगर आप टेबल के अंदर, चूंकि ये टेबल ऑलरेडी जो है वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ वेरिएबल्स नहीं है कि रेशियो और परसेंटेज दिया गया है, तो अगर आप इसको टेबल के अंदर पहले से ही निकालोगे तो पहले पता ही नहीं चलेगा क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है या डिक्रीज निकालना है, वेरिएबल्स नहीं है। तो ये बार बार जो है ना डेटा को निकालना पड़ा है, जिसके कारण स्टूडेंट्स का कंप्लेन है कि सर क्वेश्चंस काफी लेंदी था, बट ऐसा नहीं है। आपके पास ऑप्शन था, आप अगर इसके नीचे वाला डीआई जो इसके जस्ट नीचे दिया गया था, आइदर और में मतलब जो अथवा में था, वो डीआई आप बनाते तो कम टाइम में बनाया जा सकता था, वो डीआई बेटर भी था, बढ़िया भी था डी, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं हम लोग। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सी के अंदर। ये रहा सी नंबर क्वेश्चन हम लोगों का। सी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ष 1999 में किस राज्य में चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य से शामिल उम्मीदवारों का प्रतिशत न्यूनतम है। इन विच ईयर 1999 विच स्टेट हैड द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड ओवर द कैंडिडेट्स अपेयर्ड फ्रॉम दैट स्टेट। क्वेश्चंस को देखिए कितना बढ़िया से जो है ना उलझाया हुआ है। क्वेश्चंस मतलब पढ़ने में एकदम सिंपल लग रहा है, बट क्या है, एक ही ईयर का डेटा है 1999, बट निकालना जो है सारे स्टेट्स का, यानी 5 डेटा निकालना, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, यूपी, पंजाब, हरियाणा। और निकालना क्या है हम लोगों को, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, है ना, लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स बाय अपेयर्ड कैंडिडेट्स, है ना, अपेयर्ड कैंडिडेट 200 परसेंटेज निकालना है। अब ये सारे का पांचों स्टेट का हम लोगों को निकालना है, ठीक है, 1999 के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं, ये सबसे नीचे से जो है वो सेकंड है 1999। अब इसके अंदर अगर आप दिल्ली को पुट अप करते हैं, ठीक है, तो दिल्ली के अंदर कितना सेलेक्टेड कैंडिडेट्स 75 है, और 75 जो है वो अपेयर्ड कैंडिडेट्स कितने हैं, 9200 है, ठीक है। तो यानी 75/92 100 परसेंटेज। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, 75/92, ठीक है, तो अगर आप परसेंटेज में चेंज कर रहे हो निकालोगे तो 0.8152%, ठीक है, ये आ रहा है। अब उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं इसमें हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल प्रदेश का डेटा निकालना हो तो हम लोग को निकालना होगा, इसका सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कितना है, 88 है ना, 88 है। बाई अपेयर्ड कैंडिडेट्स कितना है, 8500 है, 200। अब 88/85 जब डिवाइड करोगे क्या हम लोगों को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश, है ना, सेलेक्टेड कैंडिडेट 88/8500, 88 डिवाइड 85, ये आ रहा है 1.035%। ये हो गया हिमाचल प्रदेश का डेटा हम लोगों का। और सॉरी, ये 2000 वाला डेटा, यही जो है एग्जाम में मिस्टेक होता है। 1990 के अंदर 80 है, अब बाई 8000 है, 200, यानी 1% है, कितना है, 1% है। तो यानी यहाँ जो है हम लोग लिख देते हैं हिमाचल प्रदेश का डेटा 1%, ठीक है, परसेंटेज में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स अपेयर्ड कैंडिडेट्स का कितना है, 1% है। अब देन हम लोग यूपी में चलेंगे, यूपी में कितना है, 82/8000 × 100।
तो यूपी में अगर करते हैं तो 0.833%। और देन यहाँ एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, एचपी हिमाचल प्रदेश 1%, देन यूपी का हम लोगों ने निकाला 0.833%। ठीक है, यूपी के बाद पंजाब का 1.083%, और देन हरियाणा 1.4। अब ये पांचों स्टेट का डेटा हम लोगों के पास आ गया है ना। ये दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। अब इन पांच में क्या पूछा है, अधिकतम या न्यूनतम। हम लोगों से क्या पूछा है, लोएस्ट परसेंटेज, है ना। किस राज्य में उम्मीदवारों का प्रतिशत न्यूनतम है, तो न्यूनतम किस में है, सबसे कम। हम लोग अगर देखते हैं तो सबसे कम किस में है, इसमें है। किस में है, दिल्ली में है। तो दिल्ली जो होगा वो हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.8152 क्वेश्चन नंबर सी का आंसर। क्वेश्चंस सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर में चूंकि वैल्यू काफी बड़े बड़े हैं तो आप इसको कैलकुलेटर के अंदर पुटअप करके जो है निकाल सकते हो। बट यही है कि बार बार निकालना होगा। यहाँ एक ईयर का दिया है, 1999 का निकालना है, बट सारे स्टेट्स का जो है डेटा निकालना। देन आंसर हो गया क्या, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर डी, किस राज्य के लिए वर्ष 1997 में चयनित उम्मीदवार और अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का अनुपात अधिकतम है, यानी फॉर विच स्टेट द रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड एंड द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इज हाईएस्ट फॉर द ईयर, है ना। तो सेलेक्टेड और किसका निकालना है, क्वालिफाइड। यहां हम लोग 97 के डेटा में चलते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, दिल्ली है टेबल के अंदर, तो दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में किसका निकालना है रेशियो, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स क्वालिफाइड। तो दिल्ली में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कितना है 1997 में, 90 है, और क्वालिफाइड 850 है। 90 बाई 850 क्या हो गया, 9:5। ठीक है, के बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितना है, ये रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 86 और 920, 86 920, ये दोनों दो से कट रहा है, दो से, यानी 43:4। इसी तरीके से हर स्टेट्स का जो है हम लोगों को निकालना होगा, है ना। हर स्टेट्स का सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का और ये क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का रेशियो निकालना है। इसके बाद है यूपी। यूपी का डेटा निकाल लेते हैं, यूपी में कितना है। ये रहा यूपी का डेटा, 70/50, है ना। तो 0 0 कैंसल, 7:6। देन पंजाब। पंजाब का डेटा कितना है, पंजाब के अंदर जो है वो 1997 में 84,720, 84,720, ये दो से, सेवन, कैसे, 7 6 42, 6 6 36, हम लिख सकते हैं 7:। अब हरियाणा का 554, ये तो डायरेक्ट कट रहा है, 6 9 54, 1:9। ठीक है, अब कोई और कटने वाला नहीं, सारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हिमाचल प्रदेश जो है 43,460 है, 7:65 है, 760 है, 1:9 है। अब क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, क्या पूछा है, फॉर विच स्टेट द रेशियो ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड एंड द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इज हाईएस्ट फॉर द ईयर 1997। 97 में सबसे ज्यादा रेशियो किसका है, पंजाब का। तो यानी जो पंजाब होगा वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेशियो निकालना है क्या, ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स टू क्वालिफाइड स्टूडेंट, है ना। लास्ट क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन नंबर ई। अच्छा एक और है, एफ है। ई नंबर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फॉर विच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल कैंडिडेट सेलेक्टेड ओवर द टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम द स्टेट ड्यूरिंग द ईयर्स अंडर कंसिडरेशन। देखिए ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर ई को एक बार फिर से,
ये जो क्वेश्चन नंबर ई है, इसको अगर आप सॉल्व करने जाओ तो मतलब हर स्टेट का टोटल 7 ईयर्स का डेटा निकालना, यानी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 15 से 16 मिनट जाएगा, सिंगल क्वेश्चन को सॉल्व करने में 15 से 16 मिनट जाएगा। तो हम क्यों ऐसे डीआई को पिक करेंगे जो इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम। क्या बोल रहा है, किस राज्य में विचाराधीन वर्षों के दौरान कुल चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य से शामिल कुल उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है। मतलब हर स्टेट का, मतलब मान लो पहला स्टेट हम लोग लेते हैं दिल्ली, तो दिल्ली का पूरा 7 ईयर्स का डेटा निकालना। देन हिमाचल प्रदेश, तो पूरा हिमाचल प्रदेश का 7 ईयर्स का डेटा निकालना होगा। फिर यूपी का, फिर पंजाब का, फिर हरियाणा का, सबका डेटा निकालना होगा। तो ये 15-16 मिनट जो है जाएगा इसमें। ठीक है, मैं आपको करके एक दिखाता हूं। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स टू टोटल अपेयर्ड कैंडिडेट्स। तो सबसे पहले दिल्ली में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कितना है, 94 है। तो 94 परसेंटेज किससे निकालना है, अपेयर्ड से, बाई 8000। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 94 को काट सकते हैं 2 से 47, 2 से 40, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.175। अब फिर इसी का दिल्ली का 95 का निकालना होगा 1995 में, फिर 1996 में, 97 में, 98 में, 99 में, 2। ये 7 ईयर्स का डेटा। देन फिर हिमाचल प्रदेश का 7 ईयर्स का डेटा, देन यूपी का, फिर पंजाब, फिर हरियाणा। इस तरीके से पूरा डेटा निकालने में 15 से 16 मिनट, मतलब 15 मिनट जो 16 मिनट है उसमें तो एक अच्छा खासा जो है डीआई का 3-4 क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। फिर क्यों ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, है ना। अब अगर इसके आंसर्स को बात करें, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है, मुझे बहुत कम उम्मीद लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो है अटेम्प्ट बच्चे लिए होंगे। उसका रीजन है क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, डीआई के अंदर ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन काफी टाइम कंज्यूमिंग। मैं उसको आंसर्स बता दे रहा हूं कि इसका आंसर जो होगा, क्योंकि अभी निकालने जाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, बार बार डेटा को लेना, पुटअप करना। आंसर जो होगा वो 1998 होगा, हरियाणा के अंदर, है ना, हरियाणा के अंदर। मैंने इसको सॉल्व करा है, काफी ज्यादा जो है टाइम लिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से हम लोगों को बचना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1998 हरियाणा। निकालने का तरीका मैंने एक कर दिखा दिया है आपको। अब इसी तरीके से सारे स्टेट्स का हर एवरी ईयर का डेटा आपको निकालना होगा। ठीक है, अब एफ नंबर लास्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ERA एफ, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स सेलेक्टेड, क्वालिफाइड एंड अपेयर्ड फ्रॉम यूपी। ये ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, आसानी से बन भी जाएगा। यूपी के अंदर क्या हम लोग को रेशियो निकालना है, कैंडिडेट सेलेक्टेड, देन क्वालिफाइड, देन अपीयर्ड, है ना, यानी उल्टा लिखा हुआ है। डेटा के अंदर पहले अपीयर्ड है, फिर क्वालिफाइड है, फिर सेलेक्टेड है, बट रेशियो जैसे पूछा है वैसे ही हम लोग को रेशियो लिखना होगा। तो यूपी के अंदर डेटा देख लेते हैं। ये रहा यूपी, पहले ये रहा सेलेक्टेड, हम लोगों को ऐड करना है। ठीक है, देन क्वालिफाइड और देन अपीयर्ड। ओके, उसको जो है ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले सेलेक्टेड 78 प्लस 85 प्लस, यही ऐड कर लेते हैं, 78 प्लस 85 प्लस 48, 70, 80, 75, देन सेलेक्ट कैंडिडेट्स 580, देन qualified students, qualified 2580, then appeared, है ना, appeared 500, 600, 4800,
8 7 15 1500 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 25,200। रेशियो निकालना है, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, जैसे लिखा हुआ है हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया है। अब इसको जो है 2 से हम लोग कट कर लेते हैं, फिर 2 से 1, फिर 2 यानी 5 9 5 8 5 2 0 0। ये जो है वो इस क्वेश्चन का जो एफ नंबर क्वेश्चन उसका फाइनल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ये नंबर जो है ये इसका ज्यादा फैक्टर्स नहीं, ये 7 से 1 से 37 इन नंबर से ही कटता है, बट बाकी नंबर जो है वो इन तीनों से नहीं कटने वाला है। ये फाइनल आंसर है ना। रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स एंड देन अपीयर्ड स्टूडेंट, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये था पहला डीआई का टोटल 6 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोगों ने करा। एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे लोग जो लोग इस डीआई को अटेम्प्ट किए हैं वो सब लोग आंसर्स मैच कर लेंगे, क्या? एक बार देख लें। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये डीआई की मैं बात कर रहा था, ये वाला डीआई आपको अटेम्प्ट करना था। ये वाला डीआई इजी भी है, इसके क्वेश्चंस भी कम टाइम कंज्यूमिंग है। इसको अगर अटेम्प्ट लिया जाता तो ये आराम से 20 से 25 मिनट में टैकल किया जा सकता था, है ना। ये बढ़िया डीआई था, 5 क्वेश्चंस थे इसके अंदर से, काफी बढ़िया डीआई को सॉल्व किया जा सकता। क्या पूछा है, पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू डीआई को ले लेते हैं। डीआई का 4 वर्ष दिए गए, 4 ईयर्स, 2002 3 4 5, ठीक है। टोटल 3 ग्रेन्स हैं, पैडी है, वीट है, मेज है, यानी यहाँ धान है, यहाँ गेहूं, और ये मक्का है ना। इज यानी मक्का, इसके प्रोडक्शन को दिया गया है, ठीक है। प्रोडक्शन कहाँ दिया गया, टन्स में दिया गया है। उससे मैटर नहीं है, टन्स मतलब नहीं है, आप इसको जो है सीधा इसको लेकर पुटअप करके आंसर्स निकाल सकते थे। और ये टोटल जो है 4 वर्ष का डेटा दिया गया। अब सबसे पहले क्या पूछा, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। देश में वर्ष 2002 से 5 के दौरान धान, गेहूं, मक्का के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। मतलब एकदम इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस में दम नहीं है, इसको आप इजीली एकदम अटेम्प्ट ले सकते थे। इसके इस डीआई का टेबल बनाने का भी कोई खास जरूरत नहीं था, क्योंकि बार ग्राफ है और बार के ऊपर ही वैल्यू दिया गया है, तो हम लोग को टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले क्या है, धान, तो धान कौन सा है, पैडी, 62 प्लस 48 प्लस 70 प्लस 86, ठीक है। तो सारे को ऐड कर लेते हैं। रेशियो पैडी, ईट, देन, तो अगर पैडी को ऐड किया तो कितना आया, 260। देन वीट, वीट का क्या है, बीच वाला 20 प्लस 34, तो 54, 54 और 30, 83 प्लस 55, 139। देन मेज, मेज कितना है, 35 15, 35 45 10 50, 50 और 35, या 85, देन 42, 127, है ना। कुछ छूटा तो नहीं, ठीक है। अभी इसका ये पैडी का हो गया, 2002 से 5 तक, वीट हो गया, मेज हो गया। अब रेशियो है तो इस पे भी हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं, बट रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है इसको लाना, है ना, ट्रांसफॉर्म करना या चेंज करना। तो ये नंबर्स को हम लोग चेक कर लेते हैं।
ये 2 से जो है तीनों नहीं कटने वाला है, 3 से चेक कर लेते हैं, 9 3 12 1 13, 3 से नहीं कटेगा, 7 से अगर चेक करते हैं तो भी नहीं कटेगा, तो यानी यही फाइनल आंसर 13127 है ना। ये वाला डीआई एकदम अटेम्प्ट करने वाला डीआई था, बढ़िया स्कोरिंग डीआई, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ ज्यादा नहीं था इस डीआई के अंदर, डेटा भी जो है काफी क्लियरली लिखा गया है, डेटा एकदम साफ सुथरा है, ऊपर में ही लिखा गया है, क्वेश्चंस भी काफी सिंपल सिंपल है ना। तो ये था इसका पहला आंसर, आप एक बार देख लीजिए, मैच कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ये भी एकदम सिंपल आसान क्वेश्चन। क्या पूछा है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेज इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ट्री क्रॉप्स ड्यूरिंग द इयर्स अंडर कंसिडरेशन, है ना। यानी विचाराधीन वर्षों के दौरान मक्का का कुल उत्पादन, यानी यहां अगर हम लोग समझने के लिए लिख देते हैं टोटल मेज, है ना, ऑल ईयर्स बाय टोटल ग्रेन्स, जो भी है तीनों का है, हम लोग को सम करना था, इंटू, बस यही था आंसर। 4 ही वर्ष का है तो हम लोग जो है तुरंत इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल मेज कितना है, तो मेज कौन सा है, ये 3 है, तो 35 और 15 हो गया 50, 50 और 35 85, 85 में 42 जोड़ेंगे तो अभी हम लोग ऐड किए थे 170, तो यहाँ हो गया 127 बाई टोटल ग्रेन्स, है ना। तो टोटल ग्रेन्स यानी हो गया क्या, हम लोगों को जो है 2002 का ये तीनों को ऐड करना था, फिर 2003 में, देन 2004, 2004, फिर 2005 में, सबको ऐड कर लेते हैं। 532 इंटू 100, ठीक है। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग जो है परसेंटेज जो है चेंज कर लेते हैं, 127 बटा 532 गुना 100, प्राइम नंबर है 23.87%, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। यानी ये क्वेश्चंस भी टफ नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर बी भी जो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ, ये डीआई काफी इजी बढ़िया था, इसको अटेम्प्ट लेना था, एकदम बेस्ट डीआई था, पहले के मुकाबले काफी अच्छा डीआई था। तो ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर बी का, एक बार मैच कर लीजिए, फिर हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the average production of wheat is what percentage of the average production of paddy during the years under the consideration। यानी कहने का अर्थ ये है क्वेश्चन के अंदर से, गेहूं का जो है टोटल 4 वर्ष का गेहूं, व्हीट, इसका औसत हम लोगों को निकाल लेना था, एवरेज यानी बाई 4 हो जाएगा, देन पैडी का, और फिर दोनों का जो है परसेंटेज निकाल लेना था, इसके मुकाबले कितना परसेंटेज है वो, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन काफी आसान है। सबसे पहले वीट का औसत उत्पादन, तो वीट कौन सा है, गेहूं, गेहूं ये रहा, बीच वाला ऐड कर लेते हैं 20 प्लस 34 प्लस 30 प्लस 50, यानी 139/4 वीट, 139/4, ये हो गया 34, ठीक है, ये एवरेज हो गया। देन पैडी का पूछा है, धान का पूछा है, एवरेज निकालने के लिए तो धान का उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं चारों ईयर्स के अंदर, 62 प्लस 48 प्लस 70 प्लस 80, यानी 266/4.5, तो ये एवरेज निकाल लिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन के अंदर से पूछा गया है गेहूं का औसत उत्पादन धान के औसत उत्पादन का कितना प्रतिशत है ना। तो गेहूं का औसत उत्पादन कितना हो गया, 34.75 बटा धान के औसत उत्पादन का कितना प्रतिशत है, 100, है ना। वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा 52.255, है ना।
क्वेश्चंस जो है वो काफी इजी है, टफ नहीं पूछे गए हैं, क्योंकि ये डीआई जो है वो इजी इजी लेवल का था, और क्वेश्चंस भी इसके अंदर से जो भी है वो कम टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको अटेम्प्ट करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सी का आंसर, एक बार देख लें आप लोग, फिर हम क्वेश्चन नंबर डी पे चलते, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर डी के अंदर। डी नंबर क्वेश्चन, what percentage of the production of maize should be increase or decrease so that the total production of maize is exactly half of the total production of paddy in the country during 2002-2005। मक्के का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ाया या घटाया जाए कि देश में 2002 और 5 के दौरान मक्के का कुल उत्पादन धान के कुल उत्पादन का ठीक आधा हो जाए, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं मक्के का कुल उत्पादन कितना है, यानी मेज। मेज कौन सा है हम लोगों का, ये थर्ड वाला है। सभी वैल्यू को ऐड कर लेंगे, तो मिटा दे रहा हूं। मेज में है 35 प्लस 15, 35 42, तो ऐड किए थे हम लोग 127। कंपेयर किससे करना है, पैडी से, है ना, यानी धान। 2 प्लस 48 प्लस 70 प्लस 86, पैडी। क्वेश्चन क्या पूछा है कि मेज के उत्पादन को, है ना, मक्के के उत्पादन को कितना प्रतिशत बढ़ाया या घटाया जा सके ताकि धान के उत्पादन का आधा हो जाए, है ना। तो इसको अगर हम लोग चेक करते हैं, 2 का आधा कितना होता है, 133। अब 127 में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, यहाँ तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, तो कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि 133 हो जाए। तो हम लोगों ने इसको पढ़ा है, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कितना है, 6। यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो परसेंटेज इंक्रीज हम लोग निकाल लेंगे। डिफरेंस इंटू 100 बाई बेस, है ना, तो बेस कौन सा हो जाएगा, ये 127 को पुटअप कर लेते हैं हम लोग, यानी आंसर हो जाएगा 4.72%। देखिए क्वेश्चन ये भी आसान था, क्वेश्चन टफ नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, तो बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। एक बार इसको देख लें, ठीक है, जो लोग इसको सॉल्व किए हैं एक बार आंसर मैच कर लेंगे, 4.72%। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका ई नंबर। ये आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन इसका क्या बोल रहा है, इफ इन द ईयर 2004 द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज इंक्रीज्ड बाय 50%, है ना, एंड द प्रोडक्शन ऑफ पैडी इज डिक्रीज्ड बाय 40%, ठीक है, देन द प्रोडक्शन ऑफ पैडी विल बी व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें नहीं पूछा है, हम लोग इसको सीधा अटेम्प्ट ले सकते हैं। कैसे, इन द ईयर 2004 द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, पहले व्हीट का प्रोडक्शन कितना है 2004 में, 2004 में व्हीट का प्रोडक्शन कितना है, 30 है, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 30, 2004 में 30 है, ठीक है, व्हीट का। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, 4 में गेहूं का उत्पादन 50% बढ़ जाए, यानी का 50% बढ़ जाए, तो यानी 150/100, बढ़ने के बाद वैल्यू क्या हो जाएंगे, 45 टन। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, तथा धान का उत्पादन 40% कम हो जाए, तो 4 में पैडी का उत्पादन कितना है, 70 टन, ठीक है, तो यहाँ 70 और पैडी धान के लिए 70 है, ओके। 40% कम हो जाए, तो कम होने के बाद कितना हो जाएगा, 500, यानी 42 टन। तो ये हो गया नया व्हीट का प्रोडक्शन 45 टन, नया पैडी का जो है वो प्रोडक्शन 42 टन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो धान का उत्पादन गेहूं के उत्पादन का कितने प्रतिशत, तो धान का उत्पादन कितना है, 42 टन है, गेहूं का उत्पादन कितना है, 45, तो 42 जो है वो 45 का कितना परसेंट है,
पुट अप कर लेते हैं 42/45 इंटू 100, आंसर 93.33%। एकदम आसान डीआई था, इसको अटेम्प्ट करने वाला डीआई था, है ना। ये डीआई एकदम बढ़िया से जो है बनने वाला था, क्वेश्चंस भी ठीक थे इसके अंदर और डीआई भी बढ़िया पूछा। एक बार इसको मैच कर लीजिए, फिर हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके डीआई के ऊपर चलते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये था क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर 2 डीआई थे। ये था हम लोगों का नंबर 3rd डीआई, 3 नंबर डीआई। इसमें क्या करना है, द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर इन रुपीज ऑफ 2 फैमिलीज ए एंड बी, स्टडी द चार्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अगर इस डीआई की बात करें, वन ऑफ द इजीएस्ट डीआई आज के दिन भी पूछा गया था। इस डीआई को आप अटेम्प्ट कर सकते थे, काफी अच्छा डीआई है, क्वेश्चंस भी इसके अंदर बढ़िया पूछे गए थे, डीआई भी बढ़िया है। और अगर थोड़ा सा इसको और बढ़िया से आपको एनालिसिस करना है तो आप इसको देख सकते हो, ये जो है ना रिपीटेड पैटर्न है। बीपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन जो है पूछ रखा है मेंस के अंदर, शायद 65 या 66 के अंदर, इवन मुझे लग रहा है 67 के अंदर भी पूछा गया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको बनाना भी आसान था, इसके अंदर डेटा भी काफी आसान आसान थे। जब मैंने सेशन करवाया था, सेशन के अंदर इस टाइप का जो मैंने 2-2 डीआई पढ़ाया हुआ है, ठीक है। वैल्यू जो है परसेंटेज के अंदर भी, डिग्री के अंदर भी, सारे जो है मैंने इसके अंदर बताए हुए थे। तो ये डीआई काफी अच्छा था, जो लोग इसको अटेम्प्ट किए हैं काफी बढ़िया है। ये जो है इसमें फुल मार्क्स आने की गारंटी है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है वो काफी आसान आसान, मतलब 2 फैमिली है, ठीक है, फैमिली ए है, फैमिली बी है। फैमिली ए के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर दिया है 30,000। 30,000 में वो कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है, फूड पे, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, देन फ्यूल, देन मिसलेनियस, सारे के अंदर डेटा दिए गए हैं। यहाँ 144 डिग्री, 60 डिग्री, 72 डिग्री, ठीक है। फिर जो है टोटल एक्सपेंडिचर 45,000 है। यहाँ 45,000 के अंदर वो कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, फूड पे, क्लॉथिंग, सेम डेटा सेम है, बस वैल्यू जो है वो डिफर है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है देखते हैं फैमिली ए, इस तरह के डीआई को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप टेबल क्रिएट कर। टेबल क्रिएट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप बार बार जो है इस वैल्यू को भूल जाओ। अगर ऐसे आप टेबल क्रिएट करते हो इस तरीके से, मैं यहाँ जो है टेबल आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना था, फूड, क्लॉथिंग, देन डेटा के अंदर क्या है, फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, फ्यूल, मिसलेनियस, हाउस रेंट, फ्यूल, मिसलेनियस। इस तरीके से हम लोगों को टेबल क्रिएट कर लेना था इस डीआई के अंदर। यहाँ हम लोग जो है फैमिली ए का डेटा को रखेंगे, यहाँ फैमिली बी के डेटा को, ठीक है। अब फैमिली ए के अंदर टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, 30,000 है, ओके। यहाँ 45,000। देखिए इसको सॉल्व करने का भी है एक बेसिक तरीका है, ठीक है। अगर आप इसको चाहिए तो ये इजी वे में सॉल्व कर सकते थे, कैसे, आइए इसको देखते हैं। फैमिली ए के अंदर 30,000 टोटल एक्सपेंसेस है, और फूड के अंदर कितने खर्चे हैं, 144 डिग्री, यानी 30,000 144 डिग्री बाई 160। क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज में अगर रहता तो हम लोग 100% से कंपेयर करते, बट यहाँ डिग्री में दिया है तो हम लोग 360 डिग्री से कंपेयर करते। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज देखने वाली बात है कि हमेशा वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे, जो भी खर्च है, फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, फ्यूल, मिसलेनियस, तो हर बार डेटा सिर्फ ये वाला चेंज हो, यानी हर बार ये 30,000 और 360 का जो है इस्तेमाल बराबर से होगा। तो अगर इसको हम लोग इस तरीके से फ्रैक्शन में कर लेते हैं, 3 से 1,000, 3 से 12, देन 2 से 500, 2 से 6, 2 से 250 और 2 से, यानी 250/3।
250/3 अब इंटू 144। अब ये 3 से कट रहा है, चौक 12, और 3 8 24 है ना, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 250 इंटू 48, 250 इंटू 40, यानी फूड पे खर्च जो है फैमिली ए का वो 12,000 रुपए खर्च है। अब हम लोग बार बार जब इस डेटा को सॉल्व करेंगे तो टाइम बचाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये वाला वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं 250/3, चेंज तो यही होना है, तो बार बार क्या करेंगे 250/3। अब यहाँ 144 था, उसकी जगह पे 60 आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशंस कितना आसान हो जाएगा, 3 से 20, यानी ये हो गया 5,000। ठीक है, फिर 250/3, बार बार उसको नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे। अब 60 की जगह हाउस रेंट पे कितना खर्च है 72। जनरली वो इस टाइप का ही वैल्यू क्वेश्चंस के अंदर आते हैं जो पूरा पूरा कटे। 24, 25 गुना 24, 600, यानी 6,000। पुटअप कर देते हैं वैल्यू को। इस तरीके से अगर आप टेबल को क्रिएट करते तो यहाँ वैल्यू क्लॉथिंग पे 5,000, हाउस रेंट पे 6,000, अभी मैंने इसको निकाल कर भी दिखाया, फ्यूल पे 2,500, मिसलेनियस पे 4,500। सेम प्रोसेस होगा किसके लिए, फैमिली बी के लिए। एक बार उसको भी कर दिखाते हैं। फैमिली बी में हम लोगों को क्या करना था, देखो टोटल खर्च कितना है, टोटल खर्च है 45,000 रुपए। फूड पे कितना खर्च है 136 डिग्री, बाई 3। अब देखो जब भी चेंज होगा, फूड के बाद क्लॉथिंग आएगा, हाउस रेंट आएगा, तो हमेशा ये वैल्यू चेंज होगा ना, ये तो हर बार रहेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में ले आएंगे, बार बार इतना बड़ा वाला डिजिट को यूज नहीं करें। 9 से 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, देन 2 2 जा 4, 2 से ये पूरा कट रहा है 100, यानी आप हर बार सिर्फ 125 गुना 136 कैलकुलेटर में कर सकते थे, 125 गुना 64, 125 गुना 72, 125 गुना 24, 125 गुना 64। इससे हम लोगों को क्या मिलेगा कि टाइम का जो है वो सेविंग्स होगा, टाइम बचेगा हम लोगों को। कर लेते हैं 125 गुना 136, 17,000, यानी फूड पे फैमिली बी कितना खर्च कर रहा है 17,000। देन क्लॉथिंग पे 8,000, तरीका वही होगा, एक ही तरीका है 9,000। रेंट पे फ्यूल पे कितना खर्च कर रहा है 3,000 रुपए, मिसलेनियस पे 8,000। अब ये देखिए ये पूरा डेटा बाहर आ गया है ना। अब इस डेटा को हम लोग जब क्वेश्चन में जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे इस्तेमाल करेंगे, तो काफी इजी वे में जो है क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है, दोनों परिवारों का भोजन में कुल व्यय रुपए में कितना है। मतलब एकदम आंसर जो है ना एकदम डायरेक्ट सामने है। दोनों परिवारों का भोजन पर कुल व्यय कितना है, तो 12,000 प्लस 17,000 कितना हो गया 29,000। हो गया आंसर, पहला क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। यानी इस टेबल को क्रिएट करने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को आप सॉल्व करते तो चलो 15 मिनट काफी थे 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो यानी 20 मिनट में इस पूरे डीआई को हम लोग सॉल्व कर सकते। डीआई काफी अच्छा पूछा है, ये वाला एकदम इजी पूछा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। दोनों परिवारों का ईंधन में हुआ कुल खर्च उनके कपड़ों में हुए कुल खर्च का कितना प्रतिशत। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर है उन लोगों का फ्यूल पे कितना है, तो फ्यूल पे 2500 प्लस 3,000 तो कितना हो गया 5500। 5500। देन क्या पूछा है, क्लॉथिंग पे उनके कपड़ों पे कुल खर्च का कितना प्रतिशत। क्लॉथिंग पे कितना है 5,000 और 8,000, यानी टोटल 13,000। तो कोई एकदम टेबल से है ना डायरेक्ट वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं हम लोग। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 1 जीरो से ये बचा क्या अपने पास 550/13 को आप डिवाइड करोगे सीधा आंसर आ जाएगा 42.30%। ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट्स आज एग्जाम दिए हैं इस डीआई को अटेम्प्ट किया होगा, इसलिए क्योंकि ये डीआई इजी है, काफी बढ़िया है, तो आंसर जो होगा वो 42.30% होगा। इसको एक बार देख लीजिए, आंसर मैच कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? if the expenditure of the two families on food and house rent is increased by 20% and 30% respectively, है ना? यानी रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया? क्रमशः, यानी जो पहले आया है उसके लिए 20%, जो दूसरे हैं उसके लिए 30%। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू फैमिलीज कंबाइंड? क्वेश्चंस को थोड़ा सा लंबा किया गया है। मैंने पहले भी बोल रखा है कि जो भी डीआई इजी वाला डीआई आएगा तो 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो टाइम टेकन, हार्ड नहीं है, टाइम टेकन है। यहीं पर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? यदि दोनों परिवारों के भोजन एवं मकान किराए में होने वाले व्यय में क्रमशः 20% एवं 30% की वृद्धि हो जाए। सबसे पहले फैमिली ए का हम लोग निकालते हैं, फूड पे खर्चा कितना है और हाउस रेंट पे खर्च खर्च कितना है, हाउस रेंट। तो ए का फूड के अंदर कितना खर्च है? टेबल पे, टेबल यहाँ है। ए के फूड पे 12,000 है, हाउस रेंट पे 6,000 है। 12,000 देन 6,000। इसमें क्या बोला गया है? इंक्रीज कर रहा है। कितना इंक्रीज कर रहा है? 20% और 30%। तो अगर 12,000 में 20% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा? 12,000 का 120, यानी 12 12 144, 14,004। ये हो गया। हाउस रेंट पे कितना इंक्रीज कर रहा है? 13%, सॉरी 30%। तो यहाँ 6,000 का 130% इंक्रीज कर रहा है 30%, तो 13 छक 78 यानी 78। ये हो गया नया खर्च फैमिली ए का। बी का निकालते हैं फूड के ऊपर, देन हाउस रेंट। तो फूड और हाउस रेंट पे कितना खर्च किया फैमिली बी? फूड पे 17,000 है, हाउस रेंट पे 9,000 है। 17,000, अब 17,000 का 120% हम लोग निकाल लेते हैं, 20,400। तरीका वही होगा तो अभी पहले निकाले, 17,000 गुना 120/100। 9,000 का 30% बढ़ेगा, 130 यानी 39 या 117, 11,700। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? वृद्धि हो जाए तो दोनों परिवारों को कुल मिलाकर होने वाले कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, है ना? तो अब टोटल जो एक्सपेंसेस है, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो पहला एक्सपेंस कितना था? फैमिली ए का 30,000 था और फैमिली बी का कितना था? 45,000। तो यानी पहले एक्सपेंसेस कितने थे? 30,000 प्लस 45,000, यानी टोटल 75,000। अब एक्सपेंसेस जो बढ़ रहे हैं तो यही बढ़ रहा है ना, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस कितना हो रहा है? ए में जो है वो बढ़कर हो जाएगा 34,200। कैसे हो जाएगा? क्योंकि यहाँ आप देखो 3,000 जो है यहाँ बढ़ रहा है ना? आप इसको देखो, इसके अंदर 20,000 में से जो है 17,000 को माइनस कर लेंगे तो डिफरेंस यहाँ आ रहा है और जो डिफरेंस यहाँ आ रहा है। देन इसमें भी सेम वही तरीका है। तो ए का खर्च कितना हो गया? 34,200। बी का खर्च कितना हो गया? बी में जो है वो 45,000 था, अब बढ़कर कितना हो गया? 51,100, यानी टोटल खर्च हो गया 85,003। तो पहले खर्च कितना हो रहा था? 75,000। अब खर्च कितना हो रहा है? 85,300। पूछा क्या? दोनों परिवारों को मिलाकर के होने वाले कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वृद्धि तो हो रहा है, पहले 75,000 खर्च था, अब 85,300 है। तो डिफरेंस कितना का है? डिफरेंस है 75, 85,300 माइनस 75,000 यानी 10,300। वृद्धि है यानी कम वाला 75,000। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहा है, एक से ये कैंसिल हो रहा है। अपने पास क्या बच जा रहा है? 1030/70। डिवाइड करेंगे 13.73, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 13.73%, है ना? क्वेश्चन हल्का सा टाइम टेकन है बट क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बनाने लायक, है ना? एक बार आप इसको देख लें, क्वेश्चन नंबर डी, देन लास्ट सॉरी सी, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं। डी क्या कह रहा है एक बार देख लीजिए और आंसर को मैच कर लीजिए। ओके।
आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथिंग फॉर द टू फैमिलीज इज इंक्रीज्ड बाय 15%. What percentage of expenditure on miscellaneous should be decreased by the two families separately so that their expenditure remains the same? Okay, ये ऐसे ही है। अब हम लोग करते क्या है, सबसे पहले द एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथिंग, तो फैमिली ए का क्लॉथिंग पे कितना खर्च है, क्लॉथिंग पे फैमिली ए का क्लॉथिंग पे 5,000 है, बी पे 8,000। ए के लिए 5,000 है, कितना परसेंट का इंक्रीज हो रहा है, 15% का, तो 5,000 का 115%, तो 15% अगर इंक्रीज करते हैं 5750। ओके, फैमिली बी का क्लॉथिंग पे कितना खर्च है, 8,000, 15% इंक्रीज कर देते हैं, 8,000 का 115%, 9,200। ओके, अब क्या है, मिसलिनियस खर्च। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों परिवारों में कपड़े पर होने वाले व्यय में 15% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, यानी क्लॉथिंग पे जो खर्च है वो 15% इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोगों को दोनों परिवारों का अलग अलग विविध जो मिसलेनियस खर्च है उसके व्यय में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उनका कुल व्यय अपरिवर्तित रहे। ओके, इंक्रीज कितना हो रहा है, मिसलेनियस पे कितना खर्च है, फैमिली ए का मिसलेनियस पे खर्च है 4500, नोट कर ले रहे हैं 4500, फैमिली बी मिसलेनियस पे खर्च, फैमिली ए मिसलेनियस पे खर्च है 5,000, फैमिली ए ये रहा, फैमिली ए मिसलेनियस खर्च 4500 है, देन फैमिली बी 8,000 है। ओके, 4500, फैमिली बी मिसलेनियस खर्च, फैमिली बी का कितना है 8,000। अभी हम लोगों को डिफरेंस पता करना होगा, ठीक है, डिफरेंस क्या है हम लोगों का, सबसे पहले वो चेक करते हैं। तो यहाँ जो है डिफरेंस हो रहा है 750 बढ़ रहा है, तो यानी मिसलेनियस ए में जो है 750 कम करना होगा, 4500 माइनस 750, यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 9,200, यानी 8,000 से कितना बढ़ गया, टोटल जो है 1,200, 9,200 माइनस 8,000, इसका मिसलेनियस खर्च कितना है 8,000 है, तो 8,000 में से हम लोग 1,200 को माइनस कर लेंगे। ओके, तो 4,500 माइनस 750, 4,500 माइनस 3,750, 8,000 माइनस 6,800, यहां जो है यहां से क्या डिक्रीज हो रहा है और यहां से क्या डिक्रीज हो रहा है, अब हम लोग ये चेक कर लेते हैं। 4,500 माइनस 3,750%, सॉरी 3,750 माइनस 0, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज एक ही फॉर्मूला है, डिफरेंस इनटू 100 बाय बेस, $4,500, 16.66%, ये फैमिली ए के लिए डेटा हो जाएगा। फैमिली बी, देन फैमिली बी का डेटा क्या है 8,000 है। ओके, 8,000 माइनस 6,800, डिफरेंस इज इक्वल टू 0, 0, 1,200, यानी परसेंटेज जो डिक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है 1,200, 200 बाई बेस, ठीक है, डिक्रीज में ज्यादा वाला हम लोग लेंगे 8,000, यानी यहां जो डिक्रीज हो रहा है वो है 15%। तो ये दोनों आंसर्स हैं इस क्वेश्चंस में, दोनों आंसर्स है, क्यों कि क्वेश्चन में ये मेंशन कर रखा है कि दोनों परिवारों में अलग अलग विविध मदों में होने वाले व्यय में कितने कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उनका कुल व्यय अपरिवर्तित रहे, है ना, एक्सपेंडिचर क्या है रिमेन सेम रहे। तो यहाँ फर्स्ट जो फैमिली ए में है वो 16.66%, फैमिली बी में 15%, ये दोनों आंसर्स। ओके,
एक बार आप लोग देख लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस डीआई का ये रहा, क्वेश्चन नंबर ई, यानी पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द टू फैमिलीज ऑन फूड, क्लॉथिंग एंड हाउस रेंट इज इंक्रीज्ड बाय 10%, 20%, 30% रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड, क्लॉथिंग एंड हाउस रेंट। यानी दोनों परिवारों की एक्सपेंडिचर है कहाँ कहाँ, फूड, क्लॉथिंग और हाउस रेंट में, सब में 10%, 20% और 30% की वृद्धि की जाए। यानी जो पहले आया है उसके लिए पहले हम लोग लिखेंगे जैसे जैसे आया वैल्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली और यहाँ क्रमशः का इस्तेमाल किया गया है ना। यानी फूड में जो भी खर्च है उसमें 10% बढ़ेंगे, क्लॉथिंग में जो भी खर्च है वहां 20% बढ़ेंगे, हाउस रेंट में 30% बढ़ेंगे दोनों फैमिलीज के। तो यहाँ फैमिली ए का डेटा को हम लोग पुटअप करते हैं। हाउस रेंट, फूड, सबसे पहले फूड आया तो फूड, देन हाउस रेंट, फूड, क्लॉथिंग एंड हाउस रेंट, क्लॉथिंग, हाउस रेंट। सेम डेटा हम लोगों को बी का भी निकालना है, फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट। ओके, अब फैमिली ए का डेटा हम लोग निकाल लेते हैं। फैमिली ए में फूड के ऊपर कितना खर्च है, 12,000। क्लॉथिंग के ऊपर कितना खर्च किया है फैमिली ए, 5,000। हाउस रेंट पे कितना खर्च किया है, 6,000। सेम डेटा हम लोग बी के लिए भी निकाले हुए हैं। बी में फूड पे कितना खर्च है, 17,000। क्लॉथिंग पे 8,000, हाउस रेंट पे 9,000। इंक्रीज कैसे है, इंक्रीज बोला है 10%, 20%, 30% इंक्रीज हुआ है, यहां मेंशन कर रखा है क्वेश्चन के अंदर क्रमशः। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 10% इंक्रीज करते हैं, तो 12,000 का 10% इंक्रीज करेंगे, 12,000 का 110/100 मल्टीप्लाई कर लेंगे 120 इंटू 110, यानी 13200, 13,200। क्लॉथिंग पे 20% इनका इंक्रीज है, यानी 5,000 का 120, यहाँ 6,000 का इंक्रीज, 6,000 यहाँ हो जाएगा टोटल। हाउस रेंट पे कितना इंक्रीज हुआ है, 13%, 30%, 7,800। तो ये हो गया फैमिली ए का डेटा। ठीक है, फूड, क्लॉथिंग और हाउस रेंट। अब फैमिली बी का अगर खर्च निकालते हैं तो वह 17,000 का 110%, 10% इंक्रीज हो रहा है, तो 170 गुना 110 कर लेते हैं, यानी 18700, 18,700। क्लॉथिंग पे कितना खर्च इंक्रीज हुआ है, 20%, यानी 8,000 का 120%, 9,600 है ना, 12 8 96। हाउस रेंट पे 9,000 खर्च था फैमिली बी का, 30% इंक्रीज कर गया, यानी 13 9 117। अब इसका एडिशन हम लोग कर लेते हैं, फैमिली ए का जो खर्च बढ़ा है वो कितना हो गया, टोटल ऐड करेंगे तो 27,000। फैमिली बी का टोटल खर्च कितना बढ़ गया हो गया है, इसको का है 40,000। ओके, क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या, पूछा है रेशियो। क्या पूछा है, वृद्धि हो जाती है तो उनके भोजन, कपड़े और मकान किराए में होने वाले कुल व्यय में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो रेशियो हम लोग को टोटल एक्सपेंडिचर का नहीं निकालना है, सिर्फ भोजन, कपड़ा और मकान में जो बढ़ा है, जो नया अमाउंट आया है उस पर, उसका हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो इज इक्वल टू, पहले फैमिली ए आया तो हम लोग फैमिली ए के डेटा को पुटअप करेंगे 27,000। ओके, देन फैमिली बी इज इक्वल टू 40,000। ये कैंसिल हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो बचा क्या अपने पास, 27/40। 27 ऑड नंबर है, 40 इवन नंबर है, यानी इसके आगे हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ले जा सकते हैं। देन 27 रेशियो 40, ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इन लोगों का भी 27/40 आया है, उसका आंसर एकदम करेक्ट है। ओके, ये इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन। एक बार आप लोग आंसर को मैच कर लीजिए,
देन हम लोग जो सबसे लास्ट वाला डीआई है उसके ऊपर चलेंगे। ये डीआई अटेम्प्ट करने वाला डीआई था, सबसे बेस्ट डीआई था, इसको आप आराम से 25 मिनट में बना सकते थे। 20 to 25 मिनट्स मोर देन इनफ था इस डीआई को सॉल्व। चलिए हम लोग आते हैं लास्ट डीआई के ऊपर। ये था आज के क्वेश्चन का सबसे लास्ट वाला डीआई। अगर इन दोनों क्वेश्चन में कंपेयर किया जाए तो इससे बढ़िया वो क्वेश्चन था जो हम लोगों ने अभी सॉल्व करा, फैमिली ए और फैमिली बी का डेटा वाला। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो मतलब मॉडरेट है, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो काफी बढ़िया है, बट क्वेश्चंस इसके अंदर काफी लेंदी है। क्वेश्चंस को सबसे पहले हम लोग देखते हैं डीआई जो है वो क्या कह रहा है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 3 कंपनीज एक्स, वाई एंड जेड इन रुपीज करोर्स during the year 1993 to 1999. Study the graph carefully and answer the questions given below it. यानी कंपनी वाई एक्स जेड यानी 3 कंपनी है जिनका डेटा दिया गया है 1993 से लेकर 1999 का, यानी 93, 94, 95, यहाँ 96, 97, 98, 99, इन तीनों कंपनी का डेटा दिया गया। क्वेश्चंस इसी के अंदर से हैं, इसके लिए हम लोग को टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लाइन ग्राफ में दिक्कत होता है, आप एग्जाम में प्रेशर में आ जाते हो, लाइन दिखने में अगर कंफ्यूजन हो जाता है, तो वैसे में आप यहाँ एक टेबल क्रिएट कर सकते थे, उसके लिए कोई इशू नहीं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, किस कंपनी में हुए निर्यात में पिछले वर्ष के मुकाबले सर्वाधिक वृद्धि हुई है एवं किस वर्ष में? Which company had the steepest rise in its exports compared to the previous year and in which year? अब हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले हर कंपनी का जो है डेटा को एनालिसिस करना होगा कि कहां कहां डेटा जो है वो बढ़ा है। जैसे सबसे पहले कंपनी बाई के डेटा को हम लोग देखते हैं। तो कंपनी बाई का डेटा क्या है, स्क्वायर बॉक्स वाला है, यानी ये है। तो 1993 से 1994 के अंदर अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्या ये इंक्रीज कर रहा है? नहीं, ये डिक्रीज कर रहा है। यहाँ 80 था, 80 करोड़ से सीधा 40 करोड़ हो गया। तो ऐसे में हम लोग इस डेटा को नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर रखा है कि हम लोगों को निकालना है परसेंटेज इंक्रीज, है ना। सबसे ज्यादा जो है इंक्रीज कहाँ हुआ है, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ है। तो ये पहले ही डिक्रीज कर रहा है तो हम लोग नहीं निकालेंगे। 94 से 95 में हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ 40 करोड़ था, यहाँ 60 करोड़ हो गया। तो सबसे पहले कंपनी बाई कहाँ कहाँ इंक्रीज कर रहा है, मार्क कर लेते हैं। 94 से 95 इंक्रीज कर रहा है, 94 से 95 इंक्रीज कर रहा है। देन 95 टू 96 स्टेबल है, यानी यहाँ जो है 60 करोड़ है, यहाँ भी 60 करोड़ है, तो इसको हम लोग नहीं रखेंगे। 96 टू 97 इंक्रीज कर रहा है, 60 करोड़ टू 80 करोड़। और कहाँ कहाँ इंक्रीज हो रहा है, 97 टू 98 इंक्रीज हो रहा है, 98 टू 99 इंक्रीज। अब सभी के डेटा को हम लोग पुट अप करते हैं। 94 से 95 के अंदर कितना का डिफरेंस है, यानी डिफरेंस 20 करोड़ का है, इंक्रीज हुआ है, यानी 50%। ओके, 96 टू 97 30 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ हो गए हैं, -30 डिफरेंस 30 करोड़ है। डिफरेंस इनटू 100 बाय बेस इंक्रीज हो रहा है, कम वाला वैल्यू रखेंगे। नाइन्टी सिक्स टू 97, 96 60 करोड़ है, यहाँ 80 करोड़ है।
डिफरेंस 20 करोड़ का, डिफरेंस इंटू 100 60, यानी ये 100/3 यानी 33.3%। 97 टू 98, 97 टू 98, 97 80 करोड़ से बढ़कर 98 में कितना हो रहा है, 90 करोड़, यानी 10 करोड़ का डिफरेंस है। तो डिफरेंस इंटू 100 बाई बेस, यानी 4 से 25, 4 से 2, 12.5%। देन 98 टू 99, 98 टू 99, 140, 90 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ हो गया है। डिफरेंस इंटू 100 बाई बेस, 55.55%। तो ये जो डेटा है वो सिर्फ कंपनी बाई का है, ठीक है। अब बाई के बाद हम लोग निकालेंगे कंपनी एक्स का डेटा, देन कंपनी जेड का डेटा। ओके, कंपनी एक्स का डेटा को हम लोग यहाँ पुटअप करते हैं। कंपनी एक्स कहाँ कहाँ इंक्रीज हो रहा है, पहले वो मार्क कर ले रहे हैं। कंपनी एक्स यहाँ इंक्रीज कर रहा है 93 टू 94, 30 से 60 करोड़ हो रहा है। देन यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग जो है नहीं मेंशन करेंगे। नाइन्टी थ्री से लेकर 94 में कितना इंक्रीज हुआ है, 30 से 60 करोड़ हो गया। डिफरेंस कितना है, 30 करोड़ बाई 30, यानी यहाँ टोटल 100% का इंक्रीज हुआ है 94 में 93 के मुकाबले। देन 95 टू 96 कितना इंक्रीज हो रहा है, 95 96 में 40 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ हो गया। डिफरेंस इंटू 100 बाई बेस, सेवेंटी 5% का इंक्रीज है यहाँ 95 टू 96 में। 96 टू 97 में 70 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ हो गए, यानी डिफरेंस 30 करोड़ का है। यहाँ इंक्रीज जो हो रहा है वो 42.85%। लास्ट वन 97 टू 98 टू 99। अब 97 टू 98 क्यों नहीं हम लोगों ने निकाले, 97 टू 98 में इंक्रीज हो ही नहीं रहा, यहाँ देखो डिक्रीज हो रहा है। तो 98 टू 99 में 50 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़, तो डिफरेंस कितना हो गया, 120 माइनस 50, यानी 70 करोड़ का डिफरेंस है। 70 इंटू 100 बाई 50, इंक्रीज कितना का है, 140%। तो ये डेटा सिर्फ कंपनी एक्स का है, हम लोगों ने बाई का निकाला, एक्स का निकाला, अब जेड का निकालेंगे। देन हम लोग कंपेयर करेंगे और कंपनी जेड 93 टू 94, 60 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ हो गए हैं, यानी डिफरेंस 30 करोड़ का है। अंतर गुना 100 बटा आधार, डिफरेंस इंटू 100 बाई बेस, प्लीज 50% हुए हैं। 94 टू 95, 90 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़, डिफरेंस 30 करोड़ का है। थर्टी 3.3, 7 टू 98, 80 माइनस 60 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ हो गए हैं। 20 इंटू 100 बाई बेस, 33.3% का इंक्रीज को मिला है। लास्ट वन 98 टू 99, 80 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़, यानी यहाँ जो इंक्रीज है वो 25% है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपनी जेड में मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ हुआ है,
इन दो में हुआ है 33.33। अब क्योंकि सारे कंपनी को हम लोग को कंपेयर करना है, हम लोग बाकी दो कंपनी इसका देख ले रहे हैं। सबसे ज्यादा कंपनी एक्स में कहाँ इंक्रीज हुआ है, 98 टू 99, कितना इंक्रीज है, 140%। वाई में हम लोग देख लेते हैं तो 140 से कहीं कोई ज्यादा है नहीं है, 55 है, 33 है, 12 पॉइंट हाफ है, 50% है। तो यानी आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर जो है वो ये है। कौन सी कंपनी में इंक्रीज हुआ है, कंपनी एक्स में हुआ। कितना इंक्रीज हुआ है, 140%। कौन से ईयर में हुआ है, 98 टू 99। ये हम लोगों का फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनल आंसर जो होगा वो 140% कंपनी एक्स और 98 टू 99 ईयर्स। लोगों का ये आंसर है, सही है। एक बार देख लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर बी, इसको मिटा दे रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर बी। Which company had the highest percentage increase in its exports in the year 1999 as compared to the year 1993 and what was this percent? किस कंपनी में वर्ष 1993 की तुलना में 99 में निर्यात में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है और कितने प्रतिशत थी। क्वेश्चंस साधारण है। क्या करना है, हम लोगों को 2 ईयर का कंपेयर करना है, ठीक है। यानी 99 में 93 से बढ़कर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है और सबसे ज्यादा किस कंपनी में हुई है। यानी डेटा हम लोगों को 3 का निकालना होगा, एक्स वाई जेड। सबसे पहले देख लेते हैं एक्स में, इवन या फिर बाई पहले है तो बाई में हम लोग देख सकते हैं। बाई में 93 में कितना है, 30 करोड़ है। बाई 80 करोड़। 99 में कितना है, 140 है। तो बाई के लिए हम लोग यूज करेंगे पहले, कितने परसेंट का इंक्रीज है, 80 से बढ़कर 140 हो गए हैं। 80 करोड़ जो है वो 1993 में है, 1999 में 140 है। इंटू 100 बाई 80, 4, यानी 75% का इंक्रीज कंपनी बाई के अंदर हुआ है। देन कंपनी एक्स में 1993 में कितना है, 30 करोड़ है। 1999 में 120 करोड़ है। यानी 120 जो है 30 से बढ़कर कितना हो गया, 120 करोड़। डिफरेंस 90 है। डिफरेंस इंटू 100 बाई बेस इंक्रीज हो रहा है, कम वाला बेस लेंगे, यानी 300% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन के अंदर हम लोग को दिख भी रहा है, यहाँ 30 करोड़ है और यहाँ सीधा बढ़कर जो 120 करोड़, तो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज में इंक्रीज कितना है, 300। लास्ट वन जेड। जेड में जो है वो 60 करोड़ है और 1999 में 100 करोड़ हो गए हैं बढ़कर। 100 माइनस 60 यानी 40 इंटू 100 बाई 60। 200/3% 0.66%। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 1993 की तुलना में 99 में निर्यात में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है और यह कितने प्रतिशत थी। तो कहाँ इंक्रीज सबसे ज्यादा हुआ है, कंपनी एक्स में हुआ। कितना हुआ है, 300%। बाकी दोनों के मुकाबले काफी ज्यादा इंक्रीज है, तो आंसर हम लोगों का ये हो जाए, कंपनी एक्स 300%। ओके, जिन लोगों का ये आंसर आ रहा है वो सही है। एक बार इसको देख लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा थर्ड नंबर क्वेश्चन। If in the year 2000 the exports of 3 companies X, Y, Z are increased by 10, 20, 30% respectively as compared to their exports in the previous year, then what will be the ratio of their exports in the year 2000? बहुत साधारण क्वेश्चन है, काफी आसान है। वर्ष 2000 में अगर तीनों कंपनियां X, Y, Z के निर्यात में पिछले वर्ष के निर्यात की तुलना में 10, 20, 30% की वृद्धि हो जाए, यानी क्रमशः कंपनी X के लिए 10,
वाई के लिए 20 और जेड के लिए 30% की वृद्धि हो जाए तो 2000 में उनके द्वारा किए गए निर्यात का अनुपात क्या है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पिछले वर्ष की तुलना है तो 1999 एक्स वाई जेड। ओके, तो 99 में एक्स कितना है? एक्स 120 करोड़ है। वन 120 लिख दिए। वाई कितना है हम लोग वो देख लेते हैं। वाई जो है वो 140 है और जेड जो है वो 100 है। इंक्रीज कितना हो रहा है? एक्स में 10% का इंक्रीज हो, यानी 120 का 110% हम लोग इंक्रीज कर देंगे डायरेक्ट यहां से। मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 11 132 यानी 13,232 करोड़, 132 करोड़। यहाँ 20% का इंक्रीज हो रहा है कंपनी बाई में। 120 का हम लोग 140 का हम लोग सीधा 120% निकाल देंगे। 14 इंटू 12 यानी हम लोगों के पास आ जाएगा 168। जेड में जो है वो 30% का इंक्रीज हो रहा है, तो 100 में अगर 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100। ओके, पूछा क्या है कि 2000 में, तो ये जो डेटा आ रहा है वो किस ईयर का आ रहा है? 2000 का आ रहा है ना। प्रीवियस ईयर 1999 से इंक्रीज किए तो नेक्स्ट ईयर यानी 1999 के बाद क्या आ रहा है? 2000। तो रेशियो पूछा है, सेम पैटर्न में पूछा है कि रेशियो कितना हो। तो एक्स के लिए 132 करोड़ है, वाई के लिए 168 करोड़ है, जेड के लिए 130। हम लोग ऐसे रख देंगे। अगर ये कट रहा है तो हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, यानी 66 रेशियो 84 रेशियो 6। ये हम लोगों का फाइनल आंसर। जिन लोगों का ये आ रहा है वो सही है। एक बार आप लोग आंसर को मैच कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर डी। वर्ष 1996 में कंपनी एक्स तथा बाई द्वारा अपने निर्यात को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उनका निर्यात वर्ष 96 में कंपनी जेड द्वारा किए गए निर्यात का 2 गुना हो जाए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी इंक्रीज बाई कंपनी एक्स एंड बाई इन 1990? तो 1996 में एक्स और बाई को मिलाकर कितना जो है इंपोर्ट किया गया है? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 1996 में एक्स और बाई का डेटा। 70 करोड़ है प्लस 60 करोड़ यानी हो गया 130 करोड़। ठीक है, एक्स और बाई का हम लोग डेटा को रख लिए हैं। देन कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए? कंपेयर किससे करना है? ताकि 96 में जेड द्वारा किए गए निर्यात का दुगना हो जाए। तो वर्ष 1996 में जेड का निर्यात कितना है? कंपनी जेड का निर्यात जो है वो 90 करोड़ है। तो 2 गुना हो जाए किसका? जेड का। तो 90 का 2 गुना हम लोग करेंगे तो 180। देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल साधारण बन गया कि 130 करोड़ में कितना परसेंट इंक्रीज करें कि ताकि वो 180 करोड़ बने। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंस निकाल लेंगे। 180 माइनस 130, डिफरेंस कितना है? 50 है। परसेंटेज इंक्रीज कितना हम लोग इंक्रीज करेंगे? तो डिफरेंस इन 100 बाई बेस। इंक्रीज है, कम वाला हम लोग रख देंगे वैल्यू नीचे, यानी 500 बाई 13। कैलकुलेटर को आप लोग यूज कर सकते हो यहाँ, चूंकि 13 प्राइम नंबर है। डिवाइड करेंगे 38.46%। ये हम लोगों का फाइनल आंसर। जिन लोगों का 38.46% यानी 38.46% आ रहा है, उन लोगों का आंसर सही है। एक बार इसको मैच कर लीजिए, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई। If in 1992 the export by the company Z was 30% less than that in 1993 and the export by the company X was 30% more than that in 1993, what was the difference in rupees crores between the exports by company Z and X in the year 19? यानी वर्ष 1992 में कंपनी Z का निर्यात 93 से 30% कम था। तो डेटा हम लोगों के पास कौन कौन सा है पहले ये देख लो। डेटा जो है 93 से है। ठीक है, चलते हैं अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 92 में कंपनी जेड का निर्यात 93
के निर्यात से 30% कम था। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी जेड का जो है डेटा को बाहर रख लेते हैं। 1993 में कंपनी जेड का कितना है टोटल? टोटल जो है वो 60 करोड़। कंपनी जेड का 60। क्वेश्चन में क्या बोला है? 30% कम हो जाए। 92 में जेड का निर्यात 60 करोड़ है, 30% कम हो जाए। जो नया होगा यानी 1992 के लिए जो इस्तेमाल होगा वो 60 करोड़ में 30% हटाना है, 70% हम लोग निकाल लेंगे इस 60 का, यानी 42 करोड़ हो गया इसमें 1992 में। फिर क्या बोलता है? कंपनी एक्स के लिए निर्यात 1993 से 30% अधिक था। तो कंपनी एक्स 1993 में कंपनी एक्स का कितना है? 30 करोड़ है। क्या बोल रहा है? 30% अधिक था 1992 में, 93 के मुकाबले। तो 30 में 30% बढ़ाएंगे तो यानी 100/100, यानी 13 3 39। क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है लास्ट में? तो वर्ष 92 में जेड और एक्स के निर्यात में कितना अंतर था? तो 92 में यहां कितना है? 42 करोड़ है कंपनी जेड का, और एक्स का कितना है? 40 करोड़ है। तो डिफरेंस कितना? 42 माइनस 39 इक्वल टू। ये था इसका फाइनल आंसर। जिन लोगों का 3 करोड़ रुपया या फिर 3 करोड़ आ रहा है उन लोगों का आंसर सही है ना? ये था ये लास्ट क्वेश्चन आज का जो डीआई का था। अब बात कर लेते हैं जो हम लोगों ने पहले शुरू में बात करा कि आज का जो डीआई था, बहुत सारे बच्चे जो है कंप्लेन किए कि सर काफी लेंदी डीआई था, या फिर जो है काफी जो है स्पेस आंसर सीट के लिए कम था। तो इन सारी बातों का जो है एक ही जवाब है कि इस बात को माना जा सकता है कि बीपीएससी ने इस बार डीआई को लेंदी थोड़ा सा रखा है, बट अपने पास जो है ऑप्शंस थे। जैसे पहले वाला डीआई जो था वो नहीं बनाने वाला। जिन लोगों ने भी फर्स्ट डीआई को छोड़कर सेकंड डीआई अटेम्प्ट करा है उनका परफॉर्मेंस बढ़िया हो। अगर सेकंड वाले क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इस क्वेश्चन और इसके ऊपर वाला क्वेश्चन जो था फैमिली ए और फैमिली बी का डेटा अगर उसको कंपेयर किया जाए तो वो इसके ऊपर वाला जो डीआई है ये वाला, ये डीआई, ये बनाने वाला डीआई था। इसमें ये दोनों डीआई में से आप कोई भी अटेम्प्ट ले सकते थे, बट एज ए एस्पेरेंट एज ए स्टूडेंट अगर कंपेयर करें तो ये वाला डीआई ज्यादा बेटर था। ठीक है, ये वाला डीआई ज्यादा बेटर था फैमिली ए फैमिली बी। तो यानी आपके पास ऑप्शन थे, अगर आप चाहते तो बढ़िया से बढ़िया डीआई को पिक करके मार्क्स इसमें लाए जा सकते हैं। हाँ ये भी बात है, जो लोग भी पहले वाले डीआई को अटेम्प्ट किए हैं गलती व या फिर भूल बस जो है उस डीआई के अंदर चले गए हैं, उनका पेपर पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अगर आप अपना माइंड शांत रखकर अगर आंसर्स किए हैं तो ठीक है। अगर मान लेते हैं इसमें से 10 में से अगर 8 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो ठीक है, बढ़िया परफॉर्मेंस है। आपको ज़्यादा जो है नीचे या फिर फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगा है कि डीआई लेंदी है, डीआई जो है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी कैलकुलेटिव, तो बाकी लोगों के लिए ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए है और बाकी के लिए नहीं है, सारे लोगों के लिए एक ही चीज़। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन जो है वो जो रफ स्पेस के लिए वर्क दिया गया था कि रफ स्पेस में वर्क करने के लिए वहां पर वो सॉल्यूशन देकर आए हैं। तो उसके लिए कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका आंसर सही है, वहां पर भी अगर आपका बनाया हुआ है आंसर सही है, तो आपका कॉपी इवेल्युएशन में जाएगा और आपको बढ़िया मार्क्स मिलेगा। इसके लिए कोई इशू नहीं है। अगर आपका सही रहेगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि सर रफ सीट के अंदर जो स्पेस वर्क दिया गया था रफ करने के लिए, उसके अंदर हम लोग जो है सॉल्यूशन को देकर आ गए हैं, तो मे भी हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो उसका मार्क्स नहीं दे या फिर मार्क्स काट ले। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मार्क्स उनको मिलेंगे, बशर्ते आपका डीआई सही होना। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आप लोग अपना अपना आंसर मैच कर लिए हैं, काफी है। अब जीएस 1 का जो है टेंशन हम लोगों को नहीं लेना है। अब सीधा हम लोग जीएस 2 जो नेक्स्ट एग्जाम है का जो है तैयारी करना है। आज जो होना था वो हो चुका है, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर हम लोग नए सेशन में कुछ नए वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।